आइए, हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हाँ, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या लिखा आपने? चलो, प्रेसिडेंट तो शायद मालूम होगा, वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताओ। प्रेसिडेंट तो आपने इधर बीच बहुत सुन लिया नाम, है ना? क्या लिखा प्रेसिडेंट का नाम? देखूं क्या? मैं नहीं देखूंगा, चलो मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने लिख दिया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है कौन? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हेड है। किसका हेड है? हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। हमारी देश की सेनाओं का कमांडर है प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री है प्रेसिडेंट। अगर देश की काउंटिंग हो रही है नागरिकों की, तो भारत का पहला नागरिक इज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। हमारी प्रेसिडेंट, हाँ, हमारी प्रेसिडेंट एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग, आपने लिख दिया है राइट ना। चलो, इलेक्शंस फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट के क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो पहला, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, कॉमन पॉइंट है। 35 ईयर, देखो एज बढ़ती जा रही है। लोकसभा में 25 थी, राज्यसभा में 30 है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 है, 35। ऑब्वियस बात है, जितना उम्र दराज व्यक्ति होगा उतना एक्सपीरियंस होगा, उसे उतनी दुनिया के बारे में जानकारी होगी, ना उसने दुनिया देखी होगी। ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन। उसे लोकसभा के इलेक्शन की सारी शर्तें, जो लोकसभा में टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी पूरी करनी चाहिए। और क्या खास बात है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, किसी भी लाभ के पद को उसको नहीं होल्ड, किसी को प्रॉफिट कमाने का, हाँ, कहीं से अलग से काम करने का नहीं करना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं अब हम लोग कैसे इलेक्शन। तो इलेक्शन प्रेसिडेंट का क्या डायरेक्ट होता है? जवाब है नहीं। हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? आओ देखें, इनडायरेक्ट का मीनिंग जाने। तो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करता है कौन? एक इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कोई बिल्डिंग है, कोई कॉलेज है जहां पढ़ाई होती है? तो इलेक्टोरल कॉलेज कोई पढ़ाई नहीं होती। इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव, विधानसभा। क्या बोलते हैं इसको? विधानसभा। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखिए, चाहे बॉम्बे, कोई चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं लेना। कौन? नॉमिनेटेड मेंबर्स। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रेसिडेंट ने खुद ही नॉमिनेट किया, तो वो फेवरिज्म करेगा उनको। इसलिए इलेक्टेड मेंबर्स जो चुनाव जीत के आए हैं, ध्यान देना है, इलेक्टेड मेंबर्स ही लेने हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट। एक व्यक्ति जिसको प्रेसिडेंट बनना है, ध्यान से देखिए, एमसीक्यू भी बन सकता है। एक प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति को, प्रेसिडेंट के लिए बनने के लिए कम से कम 50 व्यक्ति उसके नाम का प्रपोजल देंगे। कितने लोग उसको प्रपोज करेंगे? 50 व्यक्ति उसका नाम प्रपोज करेंगे, और बाकी 50 उसको एग्री करेंगे। तो प्रपोजल ऑफ नेम, प्रपोजल ऑफ नेम प्रेसिडेंट के व्यक्ति का, कि कौन व्यक्ति प्रेसिडेंट, 50 मेंबर, और सपोर्ट, इस नाम को सपोर्ट कितने लोग करेंगे? 50 मेंबर। 100 मेंबर तो कम से कम राष्ट्रपति के पास पहले से ही होने चाहिए। ठीक है ना? 100 मेंबर्स, तभी। कैसे इलेक्ट होगा? तो हमारे देश में इलेक्शन के सिस्टम का नाम है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। कीवर्ड याद रखिए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सर, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन जब होगा तो एक वोट से होगा जिसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वो वोट आपका बस प्रेसिडेंट के अलावा दूसरे व्यक्तियों को भी मिल सकता है। कैसे होगा? आओ देखें कैसे होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये देखने जा। तो जब वोटिंग होती है तो कैसे डिसाइड होता है कि किसको कितना वोट मिलेगा, कैसे होगा?
लेट अस सी। हाँ, इफ आई एम लिटिल डार्क, है ना, तो डोंट वरी, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पे, क्योंकि द लाइट्स हैव गॉन एंड वी आर हम एक कह सकते हैं बिना लाइट के सेटअप पे आपके साथ चल रहे हैं, जितना इन्वर्टर इसको लोड ले सकता है उसके से चल रहे हैं। लेट्स बिगिन। आई होप नाउ यू कैन रिकॉन्सेंट्रेट। तो कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। क्या कीवर्ड है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या जो हमारे यहां वोटिंग होती है वो डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर। हाँ, हर लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की अपनी एक असेंबली है, हर स्टेट की असेंबली के पावर, नंबर ऑफ सिटीजन्स पे डिपेंड करते हैं। क्या चीज? वोटिंग पावर किसी मेंबर का उसके स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। और एक वोट की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वन वोट अगर निकालना हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड। इससे क्या निकलता है? इसे हम कहते हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रपोर्शन ऑफ द मेंबर अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। इससे निकाला जाता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है सर, आपने कहा? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि एक व्यक्ति को जो वोट दिया गया है वो दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स अगर कैंडिडेट्स जितने भी खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उन सबको प्रेफरेंस का वोट मिलता है। क्या वर्ड है? प्रेफरेंस वोट मिलता है। अगर किसी एक कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, लेट्स से 3 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ए बी सी, तो अगर ए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई तो काम खत्म, ये तो प्रेसिडेंट बन गया। पर अगर तीनों को मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या होगा? तब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने के लिए जब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, द कैंडिडेट गेट्स द लीस्ट वोट, जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं, ए को, बी को, सी को सबसे कम वोट मिले हैं, तो सी के वोट्स क्या हो जाएंगे? सारे खत्म कर दिए जाएंगे और सी के जो वोट्स हैं वो बी और ए को दे दिए जाएंगे। किस बेसिस में दे दिए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दी प्रेफरेंस। समझ गए? हर कैंडिडेट को प्रेफरेंशियल वोट मिलते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। समझ गए इसका मतलब? अगर एक व्यक्ति ने, जैसे मैंने वोट दिया, तो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इसको दिया था कि मेरे हिसाब से ये प्रेसिडेंट बनेगा, पर इसको सारे वोट्स नहीं मिले, सबसे कम वोट मिले, तो मेरा वोट भी इसको कैंसिल हो जाएगा। मेरा सेकंड प्रेफरेंस किसको था? इसको था, बी को, तो अब मेरा वोट इसके काउंट में चला जाएगा। व्हाट इट? ऐसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन मैंने पहले ही बताया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, अर्थात हमारे देश में प्रेसिडेंट का वोटिंग इनडायरेक्टली होती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे तो वो राइवल हो जाएगा सबका। राइवल मतलब होता है दुश्मन हो जाएगा। ही विल बिकम द एनिमी, ही विल बिकम द राइवल सेंटर ऑफ पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको अपना एनिमी समझने लगेंगे, जिनके पक्ष में नहीं होगा या जिनके द्वारा ये इलेक्टेड नहीं होगा। और समस्या क्या आएगी? अगर कोई पार्टी, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जीत जाती है, तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट उसका आदमी होगा? जवाब है नहीं, प्रेसिडेंट उसका भी आदमी नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा भी नहीं है। स्टेट्स भी उसमें रहते हैं। इसीलिए मान लेते हैं बीजेपी पूरे पार्लियामेंट को जीत चुकी है, मेजॉरिटी ऑफ सीट बीजेपी के पास है, और प्रेसिडेंट बीजेपी का नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेट्स के भी तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं। समझ गए ना? तो प्रेसिडेंट को हर एक देश के, हर एक राज्य का क्या होना है? चुना हुआ प्रतिनिधि होना है। द इलेक्शन टू प्रेसिडेंट इज ऑल्सो बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच मेक हिम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। अर्थात ऐसा लगे कि वह राष्ट्रपति पूरे देश का है, हर एक स्टेट का राष्ट्रपति है। जरा मोबाइल दो, जरा मुझे ऑन करके दो।
प्रेसिडेंट को कौन ओथ ऑफ ऑफिस दिलाता है? प्रेसिडेंट व्यक्ति चुन लिए गए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, कौन उसे ओथ ऑफ ऑफिस दिलाएगा? तो ओथ ऑफ ऑफिस दिलाएंगे उसे चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस कौन है? हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या कहा? D.Y. चंद्रचूड़। अब आपसे पूछते हैं प्रेसिडेंट को टेन्योर कितना है, प्रेसिडेंट का ओथ ऑफ ऑफिस का टाइम पीरियड कितना है? तो प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ पीरियड है, प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस है 5 ईयर। हाँ भाई, वही है जो लोकसभा के मेंबर का होता है, वो सारा टेन्योर सेम है जो लोकसभा के मेन्योर के पास है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपको ले चलते हैं। अब प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस होल्ड करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट ना हो जाए, ही विल होल्ड ऑफिस टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड। और कब वेकेशन कर सकता है? या तो वो रिजाइन कर दे, ध्यान दीजिए, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? एमसीक्यू, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है अपना टू दी वाइस प्रेसिडेंट। कीवर्ड याद कर लीजिए, टू दी वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट जब रिजाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट के नाम लेटर लिखेगा, ध्यान दिया आपने। और प्रेसिडेंट को इंपीच और रिमूव किया जा सकता है उसके मिसकंडक्ट की वजह से। अच्छा, आइए अब प्रेसिडेंट को इंपीच करने का प्रोसीजर समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। टिल नाउ नो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैज बीन इंपीच्ड। हमारे भारत के किसी भी राष्ट्रपति को इंपीच नहीं किया गया है। तो इंपीच करने से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपीच करने से पहले स्टेप्स ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या है? इंपीच करने से पहले एक 14 दिन की नोटिस। कितना डे है? नंबर ऑफ डेज याद कर लीजिए, 14 डेज। कितना? 14 दिन की नोटिस, 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी। किसको? एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जिसमें 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। ये रेजोल्यूशन कितने लोग पास कराएंगे? 1/4 ऑफ टोटल मेंबर। याद रखिएगा, इंपीचमेंट का प्रोसीजर किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी 1/4, राज्यसभा से भी 1/4, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 1/4 मेंबर क्या करेंगे? 1/4 मेंबर को स्टार्ट करना है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। 14 दिन का नोटिस देंगे। क्या होगा उसके बाद? रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसको नोटिस के बाद क्या करना है? 2/3 मेजॉरिटी। कितना? 2/3 मेजॉरिटी। नंबर याद कर लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ये 1/4 किसके लिए था? 1/4 था रेजोल्यूशन बनाने के लिए कि हां हम लोग देश के राष्ट्रपति को निकालना चाहते हैं, ऐसा 1/4 मेंबर रेजोल्यूशन देना चाहते हैं। 14 दिन का नोटिस देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को नोटिस देंगे और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को नोटिस देंगे कि अब आप मीटिंग करिए, अब रेजोल्यूशन पास कराइए। इसमें जब रेजोल्यूशन पास करना होगा तो कितने लोग आएंगे? 2/3 मेंबर्स आएंगे। कितने? 2/3 मेंबर्स आएंगे। अब क्या होगा? बस प्रेसिडेंट को तुरंत निकाल देंगे? जवाब है नहीं, तुरंत नहीं निकाल पाओगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के खिलाफ जो चार्ज लगाया गया है पहले उसकी जांच होगी। प्रेसिडेंट पे अगर कोई इल्जाम लगाया है कि प्रेसिडेंट गलत काम कर रहा है, हाँ, क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन, एक जांच कमेटी बैठेगी। क्या? मैंने लिख दिया हिंदी वर्ड, जांच कमेटी बैठेगी। वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट जिस हाउस ने कमेटी बनाई थी, जिस हाउस ने प्रपोजल दिया था, वही हाउस को सबमिट करेगी। द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस फ्रॉम विच इट हैज गॉट द पावर। ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या होगा? इस जांच कमेटी के सामने प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा, प्रेसिडेंट की बात सुनी जाएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रपति से, हाँ, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा? एक रेजोल्यूशन फिर से पास होगा जिसमें फिर से कितने चाहिए? 2/3 मेंबर चाहिए। कितने? 2/3 मेंबर। अब इस बार कहां के चाहिए? दोनों हाउस के। पहली बार तो एक हाउस के चाहिए थे 2/3 मेंबर, अब कितने चाहिए? दोनों हाउस के 2/3 मेंबर चाहिए। अब जाकर के प्रेसिडेंट को क्या होगा? निकाल दिया जाएगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ, अमेरिका में हो चुका है। हाँ, अमेरिका में बिल क्लिंटन नाम के प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया गया था, मोनिका लेविंस्की के केस। हाँ,
आते हैं, प्रेसिडेंट के पास कुछ गजब के पावर है, कुछ एक्सक्लूसिव पावर है। आइए, पहला पावर है कि प्रेसिडेंट भारत का हेड है। मैंने कहा था देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, भारत का हेड है, भारत का हेड है। क्यों? क्योंकि देश में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, ऑर्डर आते हैं, सब प्रेसिडेंट के नाम से आते हैं। इशू कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। देखिए, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पर नाम किसका लिया जा रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, सब किसका नाम लगाते हैं? इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूशन इसके पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। कोई भी लॉ तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट न दे दे, साइन न कर दे। प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो लॉ एक्ट बन जाएगा। और जितने भी की अपॉइंटमेंट्स है भारत में, जितने भी बड़े पद हैं, सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। भली इसकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर दे। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर। क्या? हाँ भाई, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा, पर अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है ना? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो भी पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतती है, लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली, उस सीट को कहते हैं हम लोग मेजॉरिटी पार्टी। उसका लीडर है प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? और देश का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज, सबको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको अपॉइंट करने की। देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट हैं, कमिश्नर्स हैं, अटॉर्नी जनरल्स हैं, ये सब बड़े बड़े पदों के नाम हैं। ये सब बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पावर्स के पद हैं। ये सब एग्जीक्यूटर्स हैं देश के बड़े बड़े। हाँ, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ द कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबको, सब देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। इन सब के हेड्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर। क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी स्टेट को सस्पेंड करने का? वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाब है हाँ। प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट में क्या लगा सकता है? प्रेसिडेंट रूल। कब लगाएगा? उसकी मर्जी है? नहीं, जब वहां पर स्टेट की गवर्नमेंट कामकाज ठीक से न कर पाए, स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए। गवर्नमेंट है पर गवर्नमेंट की चल नहीं रही है, गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, लूट खसौट मार पीट मची हुई है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, और या तो वहां पर किसी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी ही नहीं है, कोई भी पार्टी पर मेजॉरिटी नहीं है, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा? वहां पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मतलब वहां पर अब प्रेसिडेंट की मर्जी से काम चलेगा। समझ गए ना? अच्छा, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, हाँ, उनका भी कानून प्रेसिडेंट के अंडर में ही बनता है। प्रेसिडेंट के पास कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक जब होता है जब किसी फॉरेन ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, तो देश के जितने भी एम्बेसडर्स हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, और दूसरे देश के जो एम्बेसडर्स हमारे देश में रहते हैं, ठीक है ना, इनको मिलने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इंडियन एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट करता है, और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती है, भारत का किसी देश के साथ कोई एग्रीमेंट होने वाला है, कोई समझौता होने वाला है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा उसे। समझ गए? इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट ही दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाता है। कब बुलाता है? जब जनरल इलेक्शन हो गए हैं। 5 साल में मैंने कहा एक बार में जनरल इलेक्शन होता है। अब इस इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट ही क्या करता है? प्रेसिडेंट ही दोनों हाउस की ज्वाइंट सेशन कराता है। ठीक है, प्रेसिडेंट मिलता है दोनों हाउसेस के। फर्स्ट सेशन ऑफ दी, पहला जो भी सेशन होगा, इसमें प्रेसिडेंट अपनी स्पीच, एड्रेस का मतलब अपनी एड्रेस नहीं बताता है, एड्रेस का मतलब है प्रेसिडेंट आकर के स्पीच देता है। He has the power to send message to the both house. वो दोनों हाउस को क्या कर सकता है? मैसेज भेज सकता है अपना, और तो और
वह हाउस को प्रोर्यूग और सम्मन कर सकता है। सम्मन मतलब होता है कॉल करना, सम्मन करना मतलब होता है मीटिंग के लिए बुलाना, और प्रोर्यूग का मतलब होता है सेशन का अंत करना। पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, इनका एंड, इसका सेशन का एंड कराना इसके पास पावर है। वो चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, पर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में, ठीक है। और प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स अपॉइंट करता है राज्यसभा के। राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। साइंस, लिटरेचर, हाँ, आर्ट, स्पोर्ट्स, इसके चुने हुए प्रतिनिधियों को, ठीक है। कोई भी बिल लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे, ठीक है ना। चाहे तो प्रेसिडेंट क्या अपनी साइन रोक सकता है, हाँ, प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी सिग्नेचर को क्या कर सकता है, रोक सकता है, हाँ, प्रेसिडेंट चाहे तो डिसएग्री कर सकता है। पर याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को अगर दोबारा पार्लियामेंट भेज देगी तब क्या होगा। एक बार प्रेसिडेंट ने लोकसभा में बिल भेजा पास करके, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, बोला ना 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 मैं एग्री नहीं करता हूं, तो लोकसभा दोबारा भेज देगी, फिर क्या होगा, अब तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है प्रेसिडेंट के पास चॉइस है, पर बहुत चॉइस नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, गवर्नर्स, जो स्टेट में गवर्नर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही ऑर्डर पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अलग अलग स्टेट के गवर्नर। जैसे आपके यूपी का गवर्नर कौन है, नेम दी गवर्नर ऑफ यूपी, हाँ बताइए। तो अलग अलग स्टेट में गवर्नर्स हैं, ये गवर्नर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर में रहते हैं। दे रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे आर इन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब गवर्नर को हटा देगा। आइए अब हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल पावर। क्या मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, मैंने कहा हाँ। मनी बिल को कौन डिसाइड करेगा कि मनी बिल है कि नहीं है, कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है कि नॉन मनी बिल है, तो जवाब है स्पीकर डिसाइड करेगा। अब मनी बिल ओरिजिनेट लोकसभा में होगा, पर इसकी रिकमेंडेशन, इसकी एडवाइस कौन देगा, कीवर्ड है रिकमेंडेशन, एडवाइस, सलाह। मनी बिल की एडवाइस कौन देगा, मनी बिल की एडवाइस प्रेसिडेंट देगा। देश का एनुअल बजट है ना, जो साल में एक बार बजट बनता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में लाता है, पर किसके बिहाफ पे लाता है, प्रेसिडेंट के नाम लेके आता है। देश में जो बजट बन रहा है, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई होता है पूरे देश में। याद रखिएगा, अगर कोई भी पैसा कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला गया है, CFI से निकाला गया है, सैलरीज के लिए निकाला जाता है पैसा, सब किसके अप्रूवल से होता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। हाँ, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की सैलरी हो, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की सैलरी हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी हो, सबका पैसा इस फंड से निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला। प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे पावर है प्रेसिडेंट के पास जिसमें प्रेसिडेंट को किसी की सलाह नहीं लेनी होती है, आउट ऑफ इट्स ओन, अपने विवेक से, विवेक अरे अपनी इच्छा से प्रेसिडेंट इसमें डिसाइड कर सकता है। नॉर्मली प्रेसिडेंट को वही करना होता है जो देश का प्रधानमंत्री कहता है, ही इज अ यस मैन। कौन, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द पीपल्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैज द रियल पावर ऑफ द पीपल, ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, कुछ अनोखे पावर है, कुछ एब्सोल्यूट पावर है। पहला, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कब, अगर पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट हो जाए। ये हंग पार्लियामेंट क्या होता है, ये है डिस्क्रिशनरी पावर। हंग पार्लियामेंट का मतलब है जब किसी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, जब लोकसभा में किसी एक पार्टी के पास आधा से ज्यादा सीट नहीं है। समझ गए ना, अगर पार्लियामेंट के आधा से ज्यादा किसी एक के पास सीट है, किसी एक पार्टी के पास सीट है, या कोलिशन ऑफ पार्टी के पास सीट है, तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगा। समझ गए, आधे से ज्यादा अगर सीट किसी एक पार्टी के पास है या किसी एक ग्रुप ऑफ पार्टीज के पास है, तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अब किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो
कौन डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है। अब ही कैन अपॉइंट दी प्राइम मिनिस्टर कब? अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ हो जाती है और कोई रूलिंग पार्टी खुद अपना लीडर नहीं बना पाती है। अगर कोई पार्टी रूलिंग पार्टी है और उसके प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। और क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट के पास और भी पावर है। अगर कोई रूलिंग पार्टी अपना मेजॉरिटी लूज कर जाती है तो प्रेसिडेंट चाहे तो वो क्या कर सकता है? लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। और प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपोजिशन पार्टी के लीडर को बुला सकता है। हां, वो उसको बुलाएगा जिसको लगेगा कि वह देश में साबित कर पाएगा। क्या? एनी पर्सन हु कैन प्रूव द मेजॉरिटी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, ये उसके डिस्क्रिशन का मतलब है। डिस्क्रिशन मतलब आउट ऑफ इट्स ओन डिसीजन, अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है प्रेसिडेंट। लाइट आ गई है वैसे। हाँ, वी हैड नो लाइट, अब लाइट आ गई है। हाँ, हम बहुत देर से बिना लाइट के आपको पढ़ा पा रहे थे। हाँ, हमारे पास जो थोड़ा इन्वर्टर का जो पावर था उस पर ही हम ये जो काम कर रहे थे। हाँ, जो बीच में इन्वर्टर मैंने लाइट जो चली गई थी बीच में, नाउ द लाइट्स हैव अराइव्ड। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। चलिए, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना? कब मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट? जब देखेगा कि उसके पास क्या है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहे हैं, कह रहे भाग हम रिजाइन नहीं करेंगे, मिनिस्टर मना कर दिए रिजाइन करने से, प्रेसिडेंट कहेगा चल भाग यहां से, तुम्हारे पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रेसिडेंट उनको क्या करेगा? पार्लियामेंट से बाहर कर देगा। समझ गए ना? हाँ, पार्लियामेंट से बाहर। आइए, कुछ अनोखे पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के। अनोखे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है? हाँ, हम इन्हें कहते हैं इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार है। 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे देश में हो सकती है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे देश में आ सकती है। पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, जब देश की पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा होगा, जब भारत पे विदेशी ताकत का हमला होने वाला होगा। हाँ, कोई दूसरा दुश्मन देश भारत पे हमला करने जा रहा होगा, या हमारे भारत में सिविल वॉर का खतरा है। इस केसेस में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में इमरजेंसी घोषित करने को नेशनल कहते हैं। कभी कभी इमरजेंसी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की वजह से हो सकती है। ये पूरे देश में नहीं लगेगी, उस पर्टिकुलर स्टेट में लगेगी जहां पर चुनी हुई सरकार संभाल नहीं पाएगी। हाँ, वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं रहेगी। तो इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन स्टेट। इसको कई बार स्टेट इमरजेंसी बोला गया है। ये नेशनल इमरजेंसी है तो ये स्टेट इमरजेंसी है, जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट में। मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है, मान लेते हैं एक स्टेट है, मान लो बिहार है, एग्जांपल है, और बिहार में क्या हो रहा है? लूटपाट मची है। वहां के मंत्री, वहां की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। आए दिन वहां पर, एग्जांपल है मैं कह रहा हूं, वहां पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का लोगों पर, मिनिस्टर पे, वहां पे कामकाज पर, और वहां पर लोगों की जान माल को खतरा है। लोग बहुत परेशान हैं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, और अब वहां की जो पार्टीज हैं आपस में ही टूट गई हैं। हाँ, जिस पार्टी ने मिल करके बिहार का, हाँ, एमएलए जो थे वो अलग हो गए अपनी मेजर पार्टी से। अब उनके पास क्या है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं है। अब प्रधानमंत्री क्या करेगा? सॉरी, अब राष्ट्रपति क्या करेगा? खत्म। गवर्नर के रिकमेंडेशन पे उस स्टेट पे क्या करेगा? उसकी चुनी हुई सरकार को हटा देगा और वहां पे लगा देगा राष्ट्रपति। ठीक है? कहा इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश में पैसे की स्थिति सही नहीं है, देश में कर्ज चढ़ चुका है। ये तो स्थिति मैंने कहा पाकिस्तान के साथ आ रही है, श्रीलंका में तो हो ही चुकी है। श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाइड है। श्रीलंका एक दिवालिया कंट्री हो चुकी है। हाँ, श्रीलंका वर्ल्ड में कर्जदार कंट्री हो चुकी है। आइए इमरजेंसी की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी या जनरल इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। कब डिक्लेयर करेगा? मैंने कंडीशन बता दी, जब देश की सुरक्षा को खतरा है, भारत की सुरक्षा को खतरा है, भारत में फॉरेन अटैक
सिविल वॉर या आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है, बगावत होने वाली है हमारी सेना हमारे खिलाफ, ऐसा होगा नहीं, कर देती है तो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट में दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती। कितने दिन के अंदर? 1 मंथ के अंदर। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, पर पार्लियामेंट को 1 मंथ के अंदर उसे अप्रूव करना पड़ेगा, वरना इमरजेंसी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। एक इमरजेंसी को 1 महीने से अधिक के लिए नहीं लगाया जा सकता। लोकसभा अगर डिसअप्रूव कर देगी तो इमरजेंसी खत्म। पावर लोकसभा के पास है इमरजेंसी को रोकने की। अच्छा, इमरजेंसी लग जाएगी तो होगा क्या सर? सोचिए, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? हाँ भाई, होगा ना। इमरजेंसी लगते ही हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। जैसे राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये सस्पेंड हो जाएंगे। पर्सन्स को मूव कोर्ट करने के लिए अधिकार छिन जाएगा, और स्टेट्स को वही काम करना होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, अर्थात स्टेट का पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रेवेन्यूज अर्थात जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं वो अपने पास रख सकते, वो चाहे तो इस दौरान स्टेट के पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स की भी सैलरी को रिड्यूस कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी, हाँ, एक अर्जेंट सिचुएशन है, बार बार नहीं आती है, हाँ, इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन है। पार्लियामेंट चाहे तो इमरजेंसी सिचुएशन को, लोकसभा चाहे तो 1 साल तक बढ़ा सकती है। 1 महीने के लिए होती है नेशनल इमरजेंसी, 1 महीने के लिए, पर लोकसभा चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है 1 साल तक। क्या ऐसी इमरजेंसी आई थी? जवाब है हाँ। मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसी इमरजेंसी आई थी जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। जब चाइना ने अटैक किया तो पहली बार 1962 में आई थी, देन चाइना अटैक्ड इंडिया, है ना। वहां चाइना के बॉर्डर पे लोग बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और अचानक कर दिया उसने लड़ाई। ये बात सच है। इतने झूठे, इतने बेईमान, इतने मक्कार लोग हैं चाइना वाले, कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और कर दिया उसने लड़ाई, है ना, धोखा दे दिया हमें। 1971 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भी इंडिया पे अटैक कर दिया। यहां पर भी हो गई थी भी नेशनल इमरजेंसी। सेकंड इमरजेंसी करने जा रहे हैं, इस इमरजेंसी को हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। हाँ, स्टेट इमरजेंसी, ये पूरे देश में अप्लाई नहीं हो रही है, पर्टिकुलर स्टेट पे अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार गिर गई है, या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा? तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजेगा वहां का गवर्नर। जैसे मैंने एग्जांपल बिहार की कहानी से बताया था कि बिहार के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को कि बिहार में जंगल राज, एग्जांपल है प्लीज, कि बिहार में जंगल राज चल रहा है और बिहार की गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। तो गवर्नर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास मिलने के बाद प्रेसिडेंट चाहे तो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते, अर्थात बिहार की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाएगा, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भंग कर दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट अब वहां पर रूल करेगा। और यह इमरजेंसी अधिक से अधिक कितने समय के लिए होगी? 2 महीने के लिए। पार्लियामेंट चाहे तो इस इमरजेंसी को और 1 साल तक बढ़ा सकता है। 2 महीने की इमरजेंसी होती है स्टेट में, इसके अंदर क्या होगा? नई सरकार को चुन लिया जाए। ठीक है। अब इमरजेंसी इन दी स्टेट्स पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? पहला, स्टेट का सारा पावर किसके पास चला जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आप कानून बनाएगी। प्रेसिडेंट चाहे तो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लोकसभा तक को डिसॉल्व कर सकते। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट उठ करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। और तो और, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा इसके खर्चे। क्या हमारे देश में स्टेट इमरजेंसी आई थी? हाँ बाबा, आई थी। सबसे पहले आई थी पंजाब में। कब आई थी? 1901 में। आइए, तीसरी और लास्ट टाइप की इमरजेंसी। आज तक ये इमरजेंसी हमारे भारत में नहीं आई है, और भगवान से मनाइए कि ये इमरजेंसी कभी ना आए भारत। कभी ऐसा ना हो कि देश कंगाल हो जाए, देश दिवालिया हो जाए, देश को पैसे ना हो अपने खर्चे देने के लिए। जो सरकार को खर्चे भरने होते हैं, टैक्स के से जो कमाई हो रही है वो इतने कम पड़ रहे हैं कि सरकार पे खर्च। तो ऐसा कब होगा? जब फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, देश में पैसे की स्थिति खत्म, स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन इज डेंजर। ये इमरजेंसी भी 2 महीने के लिए होगी। कितने के लिए?
मैक्सिमम 2 महीना, नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 1 महीने। और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या होगा, क्या इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि अब फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, जो बताएगा कैसे देश की स्थिति सुधारें। ये कमीशन डिसाइड करेगा। देश में पहली बार एक बार क्या हो सकता है, सैलरी और अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। वरना मैंने कहा दी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तब रिड्यूस कर सकते, देखा है ना, रिड्यूस कर देंगे। और मनी बिल जो लोकसभा में पास होता था वो पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी। प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस देगा कि कैसे फंड को यूज करें। चलिए, प्रेसिडेंट की पोजीशन है कौन? प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, है कौन भाई ये व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बन गया, क्या पोजीशन है इसकी? मैंने बताया प्रेसिडेंट हेड है, सर्वोच्च पद पर है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट में एडवाइस भेजने का पावर है, इसे कहते हैं एडवाइस देने का पावर है। वो प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस दे सकता है। ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी एडवाइस न माने। देश में इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तो कर देगा, मतलब अनाउंस तो कर देगा, घोषणा तो कर देगा इमरजेंसी, पर पार्लियामेंट को उसे क्या करना पड़ेगा, रेटिफाइड मतलब अप्रूव। पार्लियामेंट मना कर देगी इमरजेंसी लागू नहीं हो पाएगी देश में। प्रेसिडेंट के बोलने से क्या होता है, समझ गए ना? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, याद रखिए। और प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है। सारे डिसीजंस इसी के नाम से ले जाते हैं। प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है और कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की सबसे बड़ी इसी के पास, सारा एग्जीक्यूशन इनके नाम से होता है। प्रेसिडेंट के पास राइट है कि उसे सारे लोकसभा में होने वाले मैटर्स इन्फॉर्म किए, मतलब लोकसभा जो भी मीटिंग कर रही है, डिस्कशन कर रही है, कैबिनेट जो भी फैसले कर रही है, इन सब की जानकारी प्राइम मिनिस्टर आकर के प्रेसिडेंट को देता है। ही इज द लिंक बिटवीन द लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, या कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। समझ गए? अगला हेडिंग है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसके लिए वोटिंग नहीं करनी, स्पीकर के लिए वोटिंग होती है, जनरल इलेक्शन के बाद वोटिंग होती है, राज्यसभा के लिए वोटिंग। ठीक है, आपको लिखना है प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिखिए। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अगेन सारे वही क्वालिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट के हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो पुरानी बात है। 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, ये भी पुरानी बात है। क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, का मतलब है इसके क्वालिफिकेशन राज्यसभा के जैसे होने चाहिए। देखिए, एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं करना। हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट है के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? जवाब है हाँ। वाइस प्रेसिडेंट को मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करते हैं, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ध्यान से देखिए, कौन नहीं है इसमें? लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स तो हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं, बाकी सब सेम है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी है, पर कौन नहीं है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एमएलए नहीं है। हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रेसिडेंट में थे ये मेंबर। ठीक है ना, ये ध्यान देना है इसमें, यही अंतर है। वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट से होती है। सीक्रेट बैलेट मतलब होता है कि वोट देने के लिए एक अलग चैम्बर होता है जहां पे मेंबर्स आकर के चुपचाप वोट देके फुर्र हो जाते हैं। समझ गए? टर्म ऑफिस कितना है? अगेन 5 साल का इसका टर्म ऑफिस कितना है? 5 साल। और ये अगर रिजाइन करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये रिजाइन करेगा तो रेजिग्नेशन किसके नाम लिखेगा? रिजाइन करेगा तो प्रेसिडेंट के नाम है। ध्यान दिया आपने? द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन, ही हैज टू रिजाइन
को रिमूव किया जा सकता है, अगेन इम्पीचमेंट ही प्रोसेस। पावर इसके क्या है मैंने बता दिया, जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाए। जगदीश धनखड़ जी, श्री जगदीश धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ जगदीश धनखड़ वो हैं जिनको इससे पहले गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कहा गया था, इससे पहले वो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और कहा जाता है कि ही में सस्पेंड एंड एडजर्न द हाउस, वो हाउस को सस्पेंड कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, वो सारे पावर हैं जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास हैं। हाउस को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था स्पीकर के पास बहुत सारे पावर हैं, उस सारे पावर इनके पास भी हैं। क्या कर सकता है, ये पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ले सकता है प्रेसिडेंट के डेथ होने पे, प्रेसिडेंट के रिजाइन होने पे, प्रेसिडेंट के इम्पीच होने पे, इन सब के जब प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में, ही कैन टेक द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट। और क्या कर सकता है, जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इलनेस में, एब्सेंस में, इम्पीचमेंट में, सब में ये प्रेसिडेंट की जगह ले सकता है।